हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी कंप्रेशन मेंबर में हमारा बिल्टअप कॉलम वाला पोर्शन बचा हुआ है। और चूंकि मैं चाहता था कि आप लोग पहले सफिशिएंटली वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन एक बार बना लें, उसके बाद मैं बिल्टअप कॉलम वाला पोर्शन अपडेट करूँगा। ठीक है, तो अब बिल्टअप कॉलम में जो मेन बेसिक फंडा है वो ये है कि पहले से जो रोल्ड सेक्शन होते हैं वो हमारे कंप्रेशन लोड को बियर करने के लिए कई बार सफिशिएंट नहीं होते। ऐसे केसेस में हमको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक चैनल सेक्शन है, ये दूसरा चैनल सेक्शन है। इन दो चैनल सेक्शन को हमने यूज़ करके एक बड़ा कॉलम बनाया है। तो इस तरीके के कॉलम को हम लोग बोलते हैं बिल्टअप कॉलम। ठीक है, सो द साइज एंड शेप of standard rolled steel section are limited because of the limitation of rolling mills. When rolled sections do not furnish the required sectional area, or when a special shape or large radius of gyration is required in two different directions, a built up section is fabricated. जो हमने अभी डिस्कस किया वही बात यहाँ पे कही गई है। They are generally made up of two or more individual sections such as angles. अगर एंगल से बनेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 एंगल यूज़ किया गया है, इन चारों एंगल को कनेक्ट करके कॉलम बनाया गया है। चैनल्स, आई सेक्शन एंड प्रॉपरली कनेक्टेड along their length by lacing or battening so that they act together as a single unit. तो ये वाला जो मेंबर है, आपको जनरली रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे कॉलम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस मेंबर को बोलते हैं हम लोग लेसिंग। ये चैनल सेक्शन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं बैटनिंग। क्या बोलते हैं? बैटनिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमको लेसिंग और बैटनिंग का डिज़ाइन करना होता है उनके कनेक्शन का और उनके स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, नाउ कोड क्या कहता है? तो क्लॉज 7.6 ऑफ पेज 48 लेस्ड कॉलम्स के लिए हम लोग ये कोड के कुछ रिकमेंडेशंस देखते हैं। So clause 7.6.1, member comprising two main components laced and tied should, where practicable, have a radius of gyration about the axis perpendicular to the plane of lacing, not less than radius of gyration about the axis parallel to the plane of lacing. That means RY और RZ. Clear? ये दोनों बराबर होना चाहिए। आपको दिख रहा है RZ और RY। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई एक एरिया को आप वीकर नहीं बना रहे हैं इंटेंशनली। ठीक है, अदरवाइज सपोज मैं यहाँ तक Z को यहाँ तक ले गया और Y इधर वीक है। ठीक है, सॉरी, Y को इधर तक ले गया और Z में वीक है रोटेशन, तो ऑब्वियसली फेलियर Z डायरेक्शन की तरफ से हो जाएगा, और ये इतने डिस्टेंस तक लेके जाना हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्लॉज 7.6.1.2, एज फार एज प्रैक्टिसेबल द लेसिंग सिस्टम shall be यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कॉलम। यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, 7.6.1.4 बोलता है सिंगल लेस्ड सिस्टम ऑन अपोजिट फेस ऑफ द कंपोनेंट being laced together shall preferably be in the same direction so that one is shadow of other instead of being mutually opposed in the direction. जैसा कि आपको
ये सिंगल लेसिंग दिख रहा है, तो सिंगल लेसिंग ये आपको फेस बी है, ये आपका फेस ए है, ये एक फेस ये है, एक मिनट में यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, तो ये आपका फेस ए है, ये आपका फेस बी है। बी को आप इधर से देख रहे हैं, तो आप देखिए जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, मतलब ये पलट के जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो दे आर शेडो ऑफ ईच अदर, है ना। तो इस तरीके का अरेंजमेंट प्रिफर्ड है आपके सिंगल लेसिंग के लिए। क्लियर। डबल लेसिंग में तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, वैसा ही होगा। इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक फेस में ऐसा किया हुआ है और दूसरे फेस में लेसिंग ऐसी जा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्लियर। तो आपको, तो जब आप ऊपर से देखेंगे इधर से बी की तरफ से सपोज, तो ये बी का लेसिंग आपको इधर से दिख रहा है, तो ए का लेसिंग भी ऐसा ही होगा, एकदम इसके पीछे के पीछे, ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है। नाउ द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो KL/R of the laced column shall be taken as 1.05 times the KL/R O, ठीक है, the actual maximum slenderness ratio in order to account the shear deformation effect, ठीक है। laced column का इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो 5% बढ़ा के लिया जाता है। दैट्स इट। Width of lacing bar. In a bolted or riveted construction, the minimum width of lacing bar shall be the 3 times of the nominal dia of the end bolt or rivet. Rivet तो अब यूज नहीं होता, बोल्ट ही है। Thickness of lacing bar. The thickness of flat lacing bars shall not be less than 1/40th of the effective length of the single lacing and 1/60th of the effective length of the double lacing. Rolled section or tubes of equivalent length may be permitted instead of flats for lacing. जनरली आपको रेलवे स्टेशन में लेसिंग में फ्लैट्स दिखेंगे, कभी कभी एंगल्स भी दिखते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेसिंग के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहा है। लेसिंग बार्स वेदर इन डबल और सिंगल सिस्टम शेल नॉट बी इंक्लाइंड एट एन एंगल shall be inclined at an angle not less than 40 and not more than 70 to the axis of built up member. क्लियर। तो 40 और 70 के बीच में ही एंगल होना चाहिए। स्पेसिंग, स्पेसिंग के बारे में बोलते हैं, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेसिंग बार्स वेदर कनेक्टेड बाय बोल्टिंग, रिवेटिंग और वेल्डिंग सच दैट द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि सपोज ये आपका ऐसा लेसिंग कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये पोर्शन जो है इसकी बात हो रही है। द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट of the main member A1/R1 between the consecutive lacing connection is not greater than 50 or 0.7 times the most unfavorable slenderness ratio, ठीक है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। of the member as a whole whichever is less, where A1 is the unsupported length of individual member, ये A1 है, and R1 is the minimum radius of gyration of the individual member being laced. तो ये वाला जो मेंबर जो लेस्ड हो रहा है उसके रेडियस ऑफ गायरेशन की बात हो रही है। नाउ डिजाइन ऑफ लेसिंग, अब किस लोड के लिए आप डिजाइन करेंगे? द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शन टू रेजिस्ट अ टोटल ट्रांसवर्स शियर VT at any point in the member equal to at least 2.5% of the axial force, यानी कि अगर P axial force लग रहा है पूरे कॉलम में तो उसके 2.5 टाइम्स ऑफ V, 2.5 टाइम्स नहीं, एक्चुअली ये परसेंट है,
2.5%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे, among the all transverse lacing system in parallel planes. Hence Vt upon n is the transverse force to which the lacing is subjected. N is equal to 2 for 2 channel laced on both faces, ठीक है. Now the compressive force in the lacing bars is computed, which is equal to Vt upon cosec theta for single lacing and Vt cosec theta upon 2n for डबल लेसिंग. अब ये एक बार आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये आपका लेसिंग बोल्ट है, ठीक है, और क्योंकि ये पूरा कॉलम कितना लोड रेजिस्ट करेगा, Vt, और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन n है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे n फॉर 2 चैनल के लिए 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ चैनल में ये बट जाएगा Vt, है ना. तो यहाँ पे आपको कितना फोर्स मिलेगा, Vt अपॉन n. क्लियर. अब ये Vt अपॉन n बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा पतला वाला, Vt अपॉन n मैं बड़ा ही ले लेता हूँ, ठीक है. अब ये Vt अपॉन n का एक हिस्सा ऐसा जा रहा है लेसिंग की तरफ से और एक हिस्सा ऐसा आ रहा है, ठीक है. तो ये दोनों मिलके आपको बेसिकली इस वाले मेंबर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. तो इस फोर्स को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर जाएगा. अब अगर हम लोग यहाँ पे आप ये डायग्राम ये वाला देखिए, है ना, तो ये है Vt अपॉन n, क्लियर, और ये 2 मेंबर हैं इसमें जो कनेक्टेड हैं. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है Vt अपॉन n cot थीटा, सो दैट इज द फोर्स ऑन द बोल्ट फ्रॉम लेसिंग फ्लैट्स, ठीक है. और इसका ये थीटा इज दिस वन, क्लियर. ये आप एक बार आराम से कागज में बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा. मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है. टेक योर टाइम. Vt अपॉन n यहाँ एक्टिव है, ये लग रहा है. अब हमको इसके कारण इस Vt अपॉन n का एक कंपोनेंट ये चाहिए. तो हमको ये बताया जा रहा है कि ये Vt अपॉन n कोसेक थीटा होगा. कैसे होगा ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है. तो ये एंगल है थीटा, क्लियर. तो मैं यहाँ पे ये फिर से बनाता हूँ, Vt अपॉन n, ठीक है. मेरे को ये कंपोनेंट चाहिए, ये थीटा है. अब ये थीटा कैसे होगा बोलोगे तो देख लेना आप, ये थीटा है, ठीक है. सो सपोज ये f है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका ये इस f का इधर वाला कंपोनेंट ये होगा f साइन थीटा, और ये f साइन थीटा किसके बराबर है, Vt अपॉन n के. तो f की वैल्यू कितनी हुआ, Vt अपॉन n 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है. तो वहाँ से आपको ये 1 अपॉन कोसेक थीटा मिल जाता है. नाउ अब ये वाला कंपोनेंट Vt अपॉन n कॉट थीटा कैसे आया, ये सिंपल है. इसका ये कंपोनेंट आपको पता है और ये कंपोनेंट, तो अगर ये f है
तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। एंड यू नो कि एफ की वैल्यू कितनी है, वी टी अपॉन एन और साइन थीटा, और ये कॉस आ गया, दैट इज कॉस थीटा, सो विच इज इक्वल टू वी टी अपॉन एन कॉट थीटा। दिस इज हाउ यू विल गेट दिस फोर्सेस। नहीं समझ में आता है याद कर लो, ठीक है। ये फोर्स आपको यही वैल्यू मिलनी है, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। क्लियर, इसको लेके आपको सॉल्व कर देना है। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू ये कैसे आया, ये कहाँ से आया। नाउ द स्लेंडरनेस रेशियो KL अपॉन R फॉर लेसिंग बार्स shall not exceed 145, ये याद रखेंगे, बार बार यूज करना होगा हमको। In bolt or riveted construction, the effective length of the lacing bar for determination of design strength shall be taken as the length between the inner end fastener of the bar for the single lacing and 0.7 times of length for the double lacing effectively connected at intersection. Effective length लेने की बात बता रहा है। In welded construction, the effective length shall be taken as 0.7 times the distance between inner end of weld connection connecting the single lacing bars of the member. ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा कि कैसे ले रहे हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। द अटैचमेंट टू मेन मेंबर, द बोल्ट रिवेटिंग और वेल्डिंग ऑफ लेसिंग बार्स to the main member shall be sufficient to transmit the force calculated in the bars. In case of two lacing flats are connected, the load over the rivet or bolt will be 2 Vt cot theta upon n. ये हमने पहले भी देख लिया कैसे आ रहा है ये। Where the welded lacing bars overlap the main members, the amount of lap measured along the either edge of the lacing bars shall be not less than 4 times the thickness of the bar. Don't worry, हम लोग देख लेंगे इसको। And this is some clauses for end tie plate, batten plate. So this is enough फॉर दिस वीडियो। सो ये सारे वीडियो में हमने ये देखा कि क्या कोडल प्रोविज़न है लेज्ड कॉलम के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक लेज्ड कॉलम का डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे।